वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग 12th बायोलॉजी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वंशागति और विविधता का सिद्धांत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इस चैप्टर को रूबी मैडम से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स, नाइस गुड इवनिंग सबको। और क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं ना आप लोग? लॉकडाउन में कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ही आराम से बैठ के पढ़ना है। एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी पढ़ाई को और इससे इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। गार्जियन कहीं जाने के लिए भी नहीं कहेंगे, आराम से घर में रहिए, किसी से भी मिलना जुलना नहीं और आराम से पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घर पे रह के अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, इसके बारे में आज पढ़ना है। प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर की ओर से प्रस्तुत है एक्सरसाइज 5th, जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का बुक है, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था और मटर के पौधे का चयन करने का प्रमुख कारण ये था कि ये बहुत जल्दी अपने समय में ये पूरा हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता और इसमें दो पौधों के बीच जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा उनमें अंतर पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप या एलील। तो इनमें से मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अगर पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, एलील। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा एलील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को, F1 पीढ़ी जो पहली पीढ़ी थी उसके संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। इनमें से क्या कहते हैं? यानी जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? जी हाँ, जब एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे का एक सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में किस प्रकार के या कैसे लक्षण वाले पौधे मिले? यहाँ ऑप्शन है सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हुए, यानी जो F1 पीढ़ी हुई इनमें सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हुए। दूसरा ऑप्शन है सभी सफ़ेद फूल वाले पौधे हुए। तीसरा है 50% बैंगनी, 50% बैंगनी एवं 50% सफ़ेद फूल वाले पौधे या 75% बैंगनी और 25% सफ़ेद फूल वाले पौधे। बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली पीढ़ी में जो फूल हुए उनमें सभी बैंगनी फूल वाले पौधे हुए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए
2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे क्या कहते हैं? यानी एक ही लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जब जिम्मेदार हो तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता या सहलग्नता। क्या कहते हैं? इनमें से क्या कहते हैं जब एक लक्षण के लिए कई एलील जिम्मेदार हों तो इसको हम कहते हैं बहुविकल्पता। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बहुविकल्पता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल जो अपना इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इसको जब ये जीवित थे तो उसे मान्यता, इनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली और इनकी मृत्यु के कई वर्षों के पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने फिर से इनके प्रयोगों की ओर ध्यान दिया और देखा कि इन्होंने अपने प्रयोग में जो भी बातें बताई थी वो बिल्कुल सत्य थी। तो क्वेश्चन है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यहाँ ऑप्शन है डार्विन, वेलेस, ह्यूगो डिब्रिज। दूसरा ऑप्शन है डार्विन, कोरेंस एवं शेरमार्क। तीसरा ऑप्शन है ह्यूगो डिब्रिज, कोरेंस, शेरमार्क या इनमें से कोई नहीं। यानी जो वैज्ञानिकों का समूह है इनमें से किन वैज्ञानिकों के समूह ने मेंडल के सिद्धांत को दोहराया था, यानी उनके प्रयोगों को सत्य साबित किया है था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो डिब्रिज, कोरेंस और शेरमार्क। ये तीनों, ह्यूगो डिब्रिज, कोरेंस और शेरमार्क ने मेंडल के सिद्धांत को दोहराया था। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। जब F1 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है सहप्रभाविता, बहुविकल्पता, सहलग्नता या अपूर्ण प्रभाविता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए तो बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, यानी चौथा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले मवेशी से क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में, यानी पहली पीढ़ी में, मवेशियों का रंग चितकबरा या रोन हो गया। यह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, यानी इससे क्या सिद्ध होता है? यहाँ ऑप्शन है पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहलग्नता या सहप्रभाविता। ये 4 ऑप्शन है, सहप्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या सहलग्नता। इनमें से क्या होगा? तो ये जो लक्षण है यह प्रदर्शित करता है सहप्रभाविता। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सहप्रभाविता। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 8वां क्वेश्चन है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी किस वैज्ञानिक ने युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यहाँ ऑप्शन है मॉर्गन, वेटेसन एवं पनेट ने या मेंडल ने या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? किस वैज्ञानिक ने युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटेसन एवं पनेट ने, यानी दूसरा जो ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। वेटेसन एवं पनेट ने युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्णांधता में रोगी किस रंग को नहीं पहचान पाता? यानी वर्णांधता कहते हैं जब रोगी वर्ण मतलब अलग अलग रंगों के बीच अंतर को नहीं पहचान पाते। तो इसमें मुख्य रूप से वर्णांधता नामक जो बीमारी है आँखों से संबंधित, इसमें रोगी किन रंगों को नहीं पहचानता? यहाँ ऑप्शन है लाल एवं पीला, हरा एवं नीला, लाल एवं हरा
और कोई भी रंग नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका लाल एवं हरा, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा हो और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो, इन दोनों रंगों को वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर जब जनन कोशिकाओं में जब ये होता है विभाजन, तो उस समय ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। यानी इसको हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस अवस्था में संपन्न होती है। यहाँ ऑप्शन है पैकिटीन, डिप्लोटीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। किसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पैकिटीन। जी हाँ, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? यानी नर संतान जो होंगे उनमें हीमोफीलिया होगा या नहीं, या होगा भी तो कितना प्रतिशत होगा? यहाँ ऑप्शन है सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, क्या जितने भी नर संतान होगी सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, या 50% सामान्य तथा 50% रोगग्रस्त होंगे। तीसरा ऑप्शन है सभी सामान्य होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न जो नर संतान होंगे उनमें 50% सामान्य और 50% रोगग्रस्त होंगे। यानी दूसरा जो ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन स्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पे पिरामिडीन स्थापित हो जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन। यहाँ ऑप्शन है ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? प्यूरिन के स्थान पे पिरामिडीन का स्थापित हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन। जी हाँ, दूसरा जो ऑप्शन है ट्रांसवर्सन, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण? डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो बच्चों में यह मुख्य रूप से होता है, तो इसका क्या कारण है? यहाँ ऑप्शन है नलिशोमी, जीन उत्परिवर्तन, ट्राइसोमी या इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से किसके कारण बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होता है? बताइए इसका आंसर। चलिए, सोच लिया होगा बहुत लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइसोमी, जो तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। चलिए फिर से अगले क्लास में जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 6 या एक्सरसाइज 6 बायोलॉजी का, उससे अगले क्लास में फिर से क्वेश्चन आएगा और आप लोग उसको पढ़ के रखिएगा अच्छे से।